वीडियो शुरू करने से पहले एक बात के दोस्तों के सवालात के जवाब के लिए हमने ईशा पॉडकास्ट के नाम से एक चैनल बनाया है। उसको ज़रूर विज़िट करें और सब्सक्राइब भी करें। लिंक पहले कमेंट और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा ऑडियो बुक्स के लिए चैनल हमने अलग कर दिया है जिसका नाम ईशा बुक्स है, और मसनवी के लिए हमने अलग चैनल मुख्तस किया है जिसका नाम है मिस्टिक रूमी। इन चैनल्स के लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मौजूद हैं। ज़रूर विजिट और सब्सक्राइब करें। आइए अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मुझसे एक सवाल अक्सर किया जाता है कि आप ये कहते हो कि ये मसाइल हैं, अना बीमारी है, माइंड मसला है, तो सवाल ये है कि इस मसले का फिर हल क्या हो। आप मसले बता देते हैं, हल नहीं बताते। जिन जिन लोगों के दिल में भी ये सवाल है उन सब के लिए एक ही जवाब, जिंदगी को मसला नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। मसाइल सिर्फ माइंड के हैं। जिंदगी के सामने सिर्फ सिचुएशंस हैं, कोई मसला नहीं। सिचुएशन को मसला बनाता है इंसान का दिमाग, जिसके पास ये इख्तियार है कि वो सिचुएशन को नाम दे सकता है। अच्छा कहकर रिजॉयस हो सकता है और बुरा कहकर उसे मसले में ढाल सकता है। तो अब हल क्या हो? हल सिर्फ एक है। इस दिमाग को समझें, इसके काम करने के तरीके को समझें, इस कंडीशनिंग को समझें जिसको इंसान ने अपना आप मान लिया है। यकीन मानिए, कोई भी और हल नहीं है। सिचुएशन को मसला बनाता है इंसान का दिमाग। तो अब हल क्या हो? या तो इस माइंड को समझ लीजिए या इसे सुला दीजिए। ये दो ऑप्शन है आपके पास। नशे में डूब जाइए, माइंड सो गया, मसाइल भी सो गए। नींद की गोली लें, माइंड सो गया, मसाइल भी फना हो गए। ये वो हल है जिसकी तरफ दुनिया सफर कर रही है। कामयाबी का खप भी नशे की एक किस्म है। खामखा की शॉपिंग भी एक फरार की राह ही है। तुम कोई नई चीज ले आए, नई गाड़ी, नया घर बना लिया, माइंड को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो मदहोश हो गया, कम से कम कुछ देर के लिए। आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के इलाज के लिए माहिर नफ्सियात के पास गए। उसने इस टूल को ही मध्यम कर दिया, इसकी फंक्शनिंग को रोक दिया जहां से मसाइल आ रहे थे। अब ये हल कैसे हो सकता है ये मुझे नहीं पता। ये तो वही बात हुई कि पाँव में तकलीफ हो रही है, मार्फिन का इंजेक्शन लगाकर आप इसे सुन करके बैठे हैं। थोड़ी देर तक जब तक उसका असर है आप दर्द से बच गए। माइंड के साथ सारे खेल ये जदीद दौर जो खेल रहा है वो यही फरार के तरीके हैं। इससे बीमारी का इलाज नहीं होता। जो बीमार है उसको ही नींद की गोली दे दी गई है, और नींद की किस्मत है जाग जाना। आप फिर जागते हैं और अगली बार आपको फरार का और बड़ा रास्ता, नींद की या दिमाग को शल करने वाली और बड़ी गोली चाहिए होती है। वो जिस कामयाबी से तुम कल बहले थे अब वो नहीं बहला सकती। अब बड़ी ही कामयाबी चाहिए होगी। एक ही हल है, वो हल जो मजहब ने दिया। मुझे पता है तुम मॉडर्न लोग हो, इस बात से चिढ़ोगे कि मतरूक तसव्वुरात के अहया की कोशिश हो रही है, मगर खुशकिस्मती के हैं या बदकिस्मती, हल वही है। हल वही है जो सूफी कहता है मराकबा। हल वही है जिस दुनिया के हकीकी ज़हीन लोग कहते आए हैं मेडिटेशन। वो वक्फा, वो ब्रेक क्रिएट करना जिसमें तुम इस टूल को समझ सको, जिस टूल से तुम जिंदगी को, उसकी खुशी को, उसके गमों को, उसकी कामयाबियों को, उसकी नाकामियों को समझ रहे हो। ये वक्फा, अपने लिए ये वक्त जब तक तुम नहीं निकालते तुम्हारा कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। क्योंकि वही बात, मसाइल होते ही नहीं हैं। मसाइल सिर्फ तुम्हारी सोचें, तुम्हारे ज़ाविया हाय नज़र, तुम्हारे तसव्वुरात से जुड़े हैं। ये माइंड के काम हैं और इस माइंड को तुम समझते नहीं हो। माइंड की फंक्शनिंग पर गौर करो और इसके उस रोल को समझो जिसने ईगो, मैं, अना और शख्सियत को तामीर करने के हवाले से प्ले किया है। माइंड नस्लों और सदियों से क्या कर रहा है? एक काम,
रिपीटिंग। जदीद तहकीक बताती है कि हमने आज के दिन में जो सोचें सोची वो 90% से भी ज्यादा वो हैं जो कल भी हमने सोची थी। एक सोच जो मुसलसल दिमाग दोहराता है वो अल्टीमेटली दिमाग ही बन जाती है। आप खुद को उस थॉट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। माइंड का बस एक ही काम है, ये थॉट्स को दोहरा रहा है सुबह से शाम तक। तंबाकू नोशी करने वाले पर कभी आपने गौर किया? शायद एक भी सिगरेट नोश ऐसा ना हो जो सिगरेट ना छोड़ना चाहता हो मगर छूटती नहीं। क्यों? क्या हो रहा है? क्योंकि वो दोहरा रहे हैं। जो शख्स दिन में 30 सिगरेट पीता है वो 30 बार दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है और सालों से दोहरा रहा है। आज अगर तुम सिगरेट छोड़ना चाहते हो तो अचानक से नहीं छूटेगी, क्योंकि आपने इसको इतनी बार दोहराया है कि वो दोहरावा ही आपका दिमाग बन गया है। दिमाग उस एलिमेंट के बगैर खुद को मुकम्मल नहीं समझता। आप लाख कहते फिरें कि मैं आज से सिगरेट छोड़ता हूं, इससे कुछ नहीं होगा। दिमाग आपका मुतालबा करता रहेगा क्योंकि वो इससे आइडेंटिफाइड है। जिस्म के रुएं रुएं से ये मुतालबा होता नजर आएगा। इसी को तुम तलब कहते हो, एडिक्शन। पावलोव शायद वो पहला और अकेला माहिर नफ्सियात है जिसने तलब वाले मरीजों, एडिक्ट्स के इलाज में बड़ी कामयाबियां हासिल की। मसलन अगर आप सिगरेट नोश हैं, सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और नहीं छूटती, तो पावलोव एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल करता था कि आप सिगरेट छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे। उसका तरीका इलाज बड़ा ही यूनिक था। मिसाल के तौर पर आप सिगरेट नोश हैं, वो आपको सिगरेट देगा और जैसे ही आप सिगरेट का कश लगाएंगे आपको बिजली का झटका लगेगा। पूरी तबीयत, मिजाज का रुख बदल जाएगा, सिगरेट आपके हाथ से छूट जाएगा। पावलोव का तरीका यह था कि वो 7 दिन तक एडिक्ट्स को अपने अस्पताल में भर्ती रखता था और जब भी आप सिगरेट पिएंगे आपको बिजली का झटका लगेगा। 7 दिन में यह होता कि ये कंडीशनिंग सिगरेट की तख्लीक करदा कंडीशनिंग से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती। उसके बाद जब सिगरेट नोश सिगरेट को छूता या उसका नाम भी सुनता तो सिगरेट का लुत्फ नहीं, बिजली के झटके की अजियत जहन में आती। अब सिगरेट में दिलचस्पी तो क्या उल्टा चिढ़ हो गई। पावलोव ने इसी क्लासिकल कंडीशनिंग से हजारों मरीजों को ठीक किया था। इंसान 2 चीजों से खुद को आइडेंटिफाई करता है, एक है जिस्म और एक है माइंड। जिस्म से भी ज्यादा इंसान माइंड से आइडेंटिफाइड है। वो ये नहीं समझ रहा कि दिमाग और वो 2 अलग चीजें हैं, जिस्म और वो 2 अलग चीजें हैं। जब आप कहते हैं कि मेरा दिमाग, तो इसका मतलब क्या हुआ? यही ना कि एक मालिक और एक मिल्कियत। मेरा दिमाग बजाते खुद एक फिक्रा है जिसमें यह बात साफ नजर आ रही है कि मैं मालिक हूं और दिमाग मिल्कियत। इसी तरह मेरा जिस्म कहना जाहिर करता है कि मैं और हूं और मेरा जिस्म कोई और है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहें मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरी गाड़ी। तो क्या ये कहने से हम मोबाइल, घर और गाड़ी बन गए? बिल्कुल नहीं। हमारी जितनी भी आइडेंटिफिकेशंस हैं उनमें सबसे मजबूत आइडेंटिफिकेशन है माइंड से खुद को एक मान लेना। और दिमाग, माइंड एक ऐसा टूल है जिसकी तश्कील होती है थॉट्स के दोहरावे से। याद रखें, जो भी आप दोहराते रहेंगे वही कुछ आपको हासिल होगा। आप आज जो कुछ भी हैं 10 साल पहले ऐसा ही आप सोचते थे और आप 10 साल बाद वही होंगे जो आप आज मुस्तकिल सोच रहे हैं। ये तो एक पहलू हो गया। और दूसरा पहलू इसका मजीद बड़ा दिलचस्प है, वो ये कि इंसान गलत को दोहराता है। वजह उसकी ये है कि हमने कभी खुद दिमाग की नेचर को समझने की कोशिश नहीं की। हम दिमाग को मसाइल हल करने का टूल समझते रहे और यही बुनियादी गलती है। माइंड अपनी बुनियादी नेचर में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, प्रॉब्लम क्रिएटिंग मशीन है। दिमाग को हल नहीं, दिमाग को तख्लीक करती है। हमारे दिमाग की तवज्जो, इसका फोकस हमेशा मसले पर रहता है, वसाइल पर नहीं। कभी गौर किया मंदिरों मस्जिदों में बैठे मौलवी पुरोहितों पर? ये उदास लोग हैं। इनकी जिंदगी हस्ती के मौजे से कभी एक नहीं होती क्योंकि वो नेगेटिव सजेशंस के आदी हैं। उन्हें बस ये पता है कि क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पकड़ना है, इस पर उनकी तवज्जो ही नहीं। मैं तुमसे कहता हूं,
गलत को छोड़ने की जल्दी कभी मत करना, बल्कि ठीक को पकड़ने की कोशिश करना। जिस दिन ठीक तुम पकड़ लोगे, गलत छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। तुम बीमारी को छोड़ने की कोशिश न करना, सेहत को पकड़ने की कोशिश करना। वही बात जो इमाइल कुए अपने मरीजों को कहता था कि तवज्जो को सेहत पर ले जाओ। साल भर में ट्रैफिक हादसों में जितने लोग मरते हैं, इतने लोग साल भर में दुनिया भर में जारी जंगों और खाना जंगियों में भी नहीं मरते। दूसरी जंग अजीम में जितने लोग एक साल के अरसे में मरे, उससे दुगना लोग ट्रैफिक हादसों में दुनिया भर में मर चुके हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है और खौफजदा करने वाली तादाद है। इस पर दुनिया भी बड़े पैमाने पर रिसर्च कर रही है। जो खास बातें आज तक की तहकीकात के नतीजे में सामने आई हैं, उनमें से एक यह है कि ट्रैफिक हादसे ज्यादातर रात 12 बजे से 3 बजे के दरमियान होते हैं। 50% हादसे इन 3 घंटों के दरमियान होते हैं, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब इंसान सोता है और इंसानी दिमाग ने खुद को हिप्नोटाइज कर रखा है कि इस वक्त सोना है। तो जैसे ही वो वक्त शुरू होता है, दिमाग उसी ट्रांस में चला जाता है और ड्राइवर हिप्नोटाइज हो जाता है। कार या किसी और गाड़ी की एक जैसी आवाज, सामने मौजूद एक सा रास्ता, ये दोनों चीजें हिप्नोटाइज करने वाली बन जाती हैं। और माहिरीन नफ्सियात तो अब ये कह रहे हैं कि सड़कों पर जो दरमियान में सफेद लकीर डाली जाती है, इससे हजारों लोग मर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर इस लकीर को मुसलसल देखते देखते हिप्नोटाइज हो जाता है। रात के 3 बजे नींद का वक्त, अंधेरे की वजह से बाहरी मनाजिर का गायब हो जाना, गाड़ी की एक सी आवाज, सीधा तवील रास्ता और सड़क के बीचों बीच सफेद लकीर, ये सारी चीजें मिलकर इंसान को होश से बाहर कर देती हैं। ये बुनियादी वजूहात हैं जो रात के इस वक्त ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफे का सबब बनती हैं। फ्रांस में एक मशहूर माहिर नफ्सियात और फार्मासिस्ट गुजरा है, नाम था उसका इमाइल कुए। उसने लाखों लोगों को उनकी खतरनाक बीमारियों से निजात दी। दुनिया भर से लोग उसके पास जाते थे और उसके मरीजों के शफायाब होने का रिकॉर्ड इंतहाई शानदार था। उसका इलाज बड़ा ही अनोखा था और उसके इस तर्ज इलाज पर नफ्सियात में बाद अज़ां साइकोथेरेपी की इस्तिलाह इस्तेमाल होना शुरू हुई थी। वो करता क्या था? वो करता ये था कि जो भी मरीज उसके पास जाता, उसको वो कहता, तुम एक ही बात दोहराते रहो कि तुम सेहतमंद हो, तुम सेहतमंद हो रहे हो। वो बीमार को कहता कि रात सोने से पहले यही दोहराते रहो, दोहराते दोहराते सो जाओ। सुबह जब उठो तो फिर यही मंत्र दोहराओ। दिन में जिस वक्त कहीं सुकून से बैठे हो, यही दोहराओ। बुनियादी थीम एक था, ये कि बस एक ख्याल को दोहराना है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन बहुत से मुहलिक और जानलेवा बीमारियों के मरीज सिर्फ इसी एक हरकत की वजह से ठीक हो गए। वो बस ये दोहराते थे कि मैं सेहतमंद हूं, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं सेहतमंद हो रहा हूं। कुए के इस तरीका इलाज से सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया में एक बड़ा इनकलाब आया। कुए ही का ये तर्ज इलाज था जिसे बाद में माहिरीन नफ्सियात ने प्लेसिबो इफेक्ट का नाम दिया था। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट ये है कि बीमार को अगर ये यकीन करा दिया जाए कि जो गोली वो खा रहा है ये नई दरियाफ्त है और उसकी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देगी, और चाहे उस गोली में कुछ भी ना हो तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ये बात तो बहुत मामूली है, मगर ये एक तारीखी हकीकत है कि कुएं के पास पूरी दुनिया से लोग इलाज के लिए पहुंचे भी और ठीक भी हुए। और इस हकीकत को समझें कि आप जो भी कुछ बनते हैं वो कुछ और नहीं, बस दिमाग को दिलाया गया यकीन है कि आप वो हैं। एक बच्चा जिसे आपके स्कूल में ज़हीन कहा जाता है, वो दूसरे गबी बच्चों से जरा सा भी मुख्तलिफ या अलग नहीं होता। बस खुद को, दिमाग को ये यकीन दिला देता है कि वो ज़हीन है। यही हाल ठीक उस बच्चे का भी होता है जो खुद को गबी समझ लेता है। इसे नफ्सियात की इस्तिलाह में ऑटो सजेशन कहते हैं, यानी खुद को खुद हिदायत देना, और इतने तसलसल और तवातर से ये रस्म निभाना कि आपके लाशऊर में वो ख्याल बैठ जाए। कभी आप गौर करें ना कि ये जिस चीज को आप शख्सियत कहते हैं, अना कहते हैं, मैं कहते हैं, क्या है? सजेशंस का मजमुआ। किसी मुसलमान के घर में पैदा हुए, उन्होंने आपको बताया कि ये कलमा है, तुम मुसलमान हो, और इतनी तवातुर से दोहराया कि वो तुम्हारी शख्सियत का लाज़मी हिस्सा बन गया। यही कुछ ईसाई बच्चे के साथ होता है, यही कुछ हिंदू बच्चे के साथ होता है।
जिस घर में बीमारियों का चर्चा ज्यादा हो, बीमार ज्यादा हो, उस घर में बच्चों का ज्यादा बीमार होना फितरी है। फितरी इसलिए नहीं कि फितरत ये कर रही है, फितरी इसलिए क्योंकि उसने सजेशंस, लहरें, तरंगें वैसी ही मौसूल की होती हैं। इसी तरह किसी स्पोर्ट्समैन के घर में पैदा होने वाले बच्चे सेहतमंद, फिट होते हैं, तो इसकी वजह भी यही सजेशंस हैं। आपको पता है कि डॉक्टरों के मुताबिक बीमारियों से सेहत याब होने वाले मरीजों को तंदुरुस्त करने में दवा का किरदार सिर्फ 10% होता है। 90% वो सजेशन से ठीक होते हैं जो वो मुतवातिर दोहराते रहते हैं। दवा को जब आप दिन में 3 बार या 5 बार या 8 बार लेते हैं तो उस वक्त दवाई के साथ साथ आप नफ्सियाती खेल भी खेल रहे होते हैं। और वो खेल होता है ये कि जब आप दवा खाते हैं साथ आपका दिमाग ये भी दोहराता है कि ठीक दवा मिल गई है, मैं ठीक हो जाऊंगा। साइंसी तौर पर यह साबित है कि अच्छा डॉक्टर, जिसे आप अच्छा डॉक्टर समझते हो, वो पानी भी दे दे तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सवाल दवा का है ही नहीं बल्कि उस भरोसे, उस यकीन का है जो अच्छे डॉक्टर पर होता है। यही भरोसा होता है जो प्लासिबो इफेक्ट क्रिएट करता है, ऑटो सजेशन बन जाता है। आप खुद से ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि अच्छे डॉक्टर से दवाई ले ली है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। शायद कभी आपने इस नफ्सियाती हकीकत पर गौर किया हो कि जिस डॉक्टर पर हम अच्छा डॉक्टर होने का लेबल लगाते हैं वो अमूमन वही होता है जिसकी फीस ज्यादा होती है। उसके पीछे भी यही मंतक है कि जो डॉक्टर ज्यादा फीस लेता है, जब उससे दवाई ली जाती है तो हमारा माइंड सेल्फ टॉक से खुद को हिप्नोटाइज करता है कि अच्छे महंगे डॉक्टर से दवाई ली है, ठीक होना आप कन्फर्म है। जब आप ज्यादा फीस देते हैं तो इससे भरोसा, यकीन बढ़ता है। इसकी मजीद वजाहत हम प्लासिबो इफेक्ट से भी कर सकते हैं। साइंसदानों ने एक तजर्बा किया है और इस तजर्बे को बहुत बार किया जा चुका है, इसलिए इसके नतायज को मंतकी मानना चाहिए। इसे कहते हैं प्लासिबो एक्सपीरियंस। साइंसदानों ने एक ही बीमारी के 50 मरीजों को 25-25 के ग्रुपों में तकसीम किया। एक ग्रुप को मेडिकल की दवाई पिलाई गई, जबकि दूसरे को सिर्फ सादा पानी दवाई कहकर पिला दिया गया। किसी को पता नहीं था कि किसको पानी, किसको दवाई मिली है, मगर सबको बताया यह गया कि यह दवाई इस बीमारी का परफेक्ट इलाज है और यह नई दरियाफ्त है। सभी मरीज जिन्हें यह दवाई मिली वो सब इसे हकीकी दवाई समझकर पी गए। इस तजर्बे का नतीजा आपको हैरान करने के लिए काफी होना चाहिए कि जितने लोग दवाई से ठीक हुए थे, ठीक उतने ही लोग पानी से भी ठीक हुए। यह है आपका माइंड, यह है उसके काम करने का तरीका। आप जिन्हें मसाइल कह रहे हो वो ऐसे ही दोहरा दोहरा कर यकीन की सरहद में पहुंचाए गए हैं। एक ही किस्म की सिचुएशन हो, एक ही घर हो, उस घर के कुछ लोगों के लिए वो मसला होता है, कुछ के लिए वो कतन भी मसला नहीं। बारिश हो रही है, छत टपक रही है, घर के सरप्रस्त के लिए वो मसला है, बच्चा उसे एंजॉय कर रहा है। तो मसला बाहरी सिचुएशन से जुड़ी हुई कोई चीज है ही नहीं। ये तुम्हारी उस जहनी सलाहियत का नतीजा है जो चीजों को परखती है, जज करती है, नतीजे निकालती है और उसे मानी देती है। तो खुद बताइए, इस माइंड को समझे बिना कोई भी मसला आप हल कैसे कर सकते हैं? इसलिए बार बार ब्रेक की, मेडिटेशन की, इबादत की बात यहां की जाती है। ये ब्रेक ना हो तो मुसलसल हो रही मेंटल एक्टिविटी के साथ आप एक हो जाते हैं। फिर आप वो नहीं जिसका माइंड है, बल्कि आप ही वो माइंड है। और आपका माइंड इतना मुसलसल चलता है कि वो वक्फा, वो खला ही पैदा नहीं होता जहां आपको होने का मौका मिले। तो हजरात, मसाइल का हल मैं नहीं दे सकता, वो तो वही से आ सकता है जहां से मसाइल आ रहे हैं। मसाइल नहीं हैं लेकिन तुमने तराशे हैं, अब मैं कैसे हल दे सकता हूं? आपकी क्रिएशन है मसला, आप हैं, आपकी क्रिएशन है मसला, आप हैं इसका हल। आपका हो जाना जरूरी है। हां, हल के नाम पर मैं इतना ही कह सकता हूं, वक्त निकालें, अपने साथ बैठें, मेडिटेशन करें। हकीकी देखना वो देखना है कि जब आप ज़मान वक्त की कैद से मावरा होकर देखते हैं। ये जानना एक और सतह पर होता है, ऐसी सतह जिसमें रूह कभी कत्ल नहीं होती,
روح کے جو ہر مخلوق اور ہر چیز میں موجود ہے، ایسا جاننا کہ جو زندگی کے بھید اور تقدس کو غارت نہیں کرتا بلکہ جس میں ہر چیز کے جو ہے اس کے لیے گہری محبت اور احترام ہوتا ہے، ایسا جاننا کہ جس کے بارے میں دماغ کچھ بھی نہیں جان سکتا۔ دماغ سامنے موجود درخت کو نہیں جان سکتا، دماغ صرف درخت سے متعلق اعداد و شمار اور جمع شدہ معلومات کو جانچ سکتا ہے۔ میرا دماغ آپ کو نہیں جان سکتا، اس کے پاس صرف لیبل ہیں، ججمنٹس ہیں، اعداد و شمار ہیں اور آپ کے بارے میں آراء۔ یہ صرف ہستی ہے جو براہ راست جانتی ہے۔ دماغ اور دماغ کے جاننے کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ روزمرہ زندگی میں دماغ کی یہ لیبل بہت مفید ہوتے ہیں، ان سے کام لینا چاہیے، تاہم جب یہ دماغی علم آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر قبضہ کر لیتا ہے، بشمول آپ کے تعلقات پر، دوسرے انسانوں اور نیچر کے ساتھ جو آپ کے تعلق ہیں ان پر، تو دماغ ایک ایسا دیو ہیکل طفیلیہ بن جاتا ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا، جو زمین پر موجود ساری حیات کو شاید نکل جائے اور آخر میں خود اپنے میزبان کو مار کر خود بھی مر جائے۔ مثلا ایک شخص ہے جس نے دماغ میں کامیابی کا ایک معیار بنایا کہ دولت ہے تو کامیابی ہے۔ اب یہ اس کا دماغی لیبل ہے، ورنہ کامیاب زندگی اور دولت کا لازم و ملزوم ہونا زندگی کا اصول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نیچرل کیسے ہو سکتا ہے کہ کرنسی کی شکل میں دولت کو ذخیرہ کرنے کا ہمارا تصور یہ تو کچھ ہی صدیوں پرانا ہے، جبکہ زندگی تو اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اب ایسا شخص مائنڈ کے اس لیبل سے ایسے چمٹ جاتا ہے کہ موت کے دم تک وہ اس سے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ لاشعوری زندگی ہے جس میں زندگی کا زندہ پن مس ہو جاتا ہے اور انسان ماضی یا مستقبل کے مردہ دماغی لیبلز کے پردے میں رہ جاتا ہے، تا وقت یہ کہ موت آ کر اس سے یہ سارے لیبل چھین نہ لے۔ یاد رکھنا یہ ضروری ہے کہ لمحہ موجود کے انکار اور اس کے خلاف موجود مزاحمت کے طرز عمل سے باز رہا جائے۔ ایک مشق کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیں کہ دن میں بار بار ماضی اور مستقبل سے توجہ ہٹا کر لمحہ موجود میں منتقل کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ صدیوں کی عادات کے زیر اثر یہ کرنا شروع میں آسان نہیں ہوگا، لیکن جس طرح ماضی اور مستقبل میں رہنے کی عادت کو ڈیولپ کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح لمحہ موجود میں رہنے کی عادت کو بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ شروع میں اگر یہ ممکن نہیں ہو پا رہا کہ براہ راست آپ لمحہ موجود میں داخل ہو سکیں، تو اپنے دماغ کے ان عادتی رجحانات کا مشاہدہ کرنا شروع کریں جو آپ کو لمحہ موجود سے فرار پر مجبور کرتے ہیں۔ عادتی دماغ، ہیبیچول مائنڈ کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مستقبل کو عموماً موجودہ لمحے سے بہتر بنا کر پیش کرتا ہے، یا اگر ڈپریس ہوں تو پھر اسے اور بھی بدتر بنا کر دکھاتا ہے۔ اگر دماغ مستقبل کو بہتر بنا کر دکھاتا ہے تو اس سے آپ کو ملتی ہے امید، سہانے خواب آپ بننا شروع کرتے ہیں۔ اگر دماغ مستقبل کی مجروح اور مایوس تصویر دکھا رہا ہو تو اس سے تخلیق ہوتی ہے انزائٹی، خوبصورت خواب ہو، امید ہو یا انزائٹی۔ ایک بات جان لیں کہ یہ دونوں ہی حالتیں سراب ہیں۔ سراب کی نوعیت یہی ہوتی ہے کہ جب اس تک پہنچ جائیں تو منزل آگے نظر آتی ہے۔ آپ لوگوں کو خود تجربہ ہوگا کہ کل جس چیز تک پہنچنا آپ کا خواب تھا، جستجو تھی، آپ کی نجات تھی، آپ وہاں پہنچ گئے، مگر خواب، جستجو اور نجات پھر بھی آپ کو نہیں مل سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ماضی یا مستقبل میں جینے والا دماغ اب آپ کی منزل کو اس سے بھی آگے مستقبل میں دکھائے گا۔ مستقبل کے سہانے خواب، مستقبل میں زندگی جینے کی خواہش بھی اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی مایوس مستقبل کی تخلیق کردہ انزائٹی، کیونکہ دونوں ہی صورتوں میں آپ اس لمحہ موجود کو کھو دیتے ہیں، وہ لمحہ موجود جس میں زندگی ہے۔ لمحہ موجود میں رہنے کا بہترین طریقہ ہے مشاہدہ ذات، سیلف انالیسس۔ ہر بار جب مائنڈ آپ کو ماضی یا مستقبل میں گھسیٹ لے جائے تو فوراً لمحہ موجود میں واپس آئیں اور دیکھیں کہ دماغ سوچیں کیا سوچ رہا ہے، جس میں ان سوچوں کی وجہ سے احساسات، سینسیشنز، فیلنگز، ایموشنز کون سے پیدا ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے تھاٹس اور ایموشنز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، آپ لمحہ موجود میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو اپنی عادت بنائیں گے تو خود بخود آپ میں لمحہ موجود میں حاضر رہنے کا رجحان بڑھ جائے گا۔ اگرچہ یہ جان پانا خاصا مشکل ہے اور ٹرکی ہے کہ آپ لمحہ موجود میں ہیں یا نہیں، لیکن ایک واضح علامت میں آپ کو بتاؤں کہ جس لمحے آپ کو لگے کہ آپ موجودہ لمحے میں نہیں ہیں، جان جائیں کہ آپ موجودہ لمحے میں ہیں۔ دماغ ایک ایسا ٹول ہے کہ اگر اس پر آپ کی توجہ نہیں تو یہ زندگی کا مالک بن جاتا ہے، لیکن جو ہی آپ اس کے نگران بن جائیں، اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیں، تو یہ ایک تابعدار غلام بن جاتا ہے۔
دماغ کا آبزرور یعنی حقیقی آپ کبھی دماغ کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ جو ہی آپ دماغ کے مشاہدہ کرنے والے بنتے ہیں تو زندگی میں ایک ایسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے جو ہرگز بھی دماغ سے جڑی نہیں ہے، اور وہ ہے حضوری، پریزنس، لمحہ موجود میں موجودگی۔ ہمیشہ اپنے دماغ کے نگران رہیں، اپنی سوچوں، اپنے جذبات اور مختلف حالات میں جو رد عمل آپ دیتے ہیں ان کے حوالے سے چوکس رہیں۔ جو رد عمل آپ کسی صورتحال میں دیتے ہیں اس میں کم سے کم اتنی دلچسپی ضرور رکھیں جتنی سچویشن یا شخص پر دیتے ہیں جس پر آپ رد عمل دے رہے ہیں۔ اپنی توجہ اس امر پر بھی دیں کہ کس کثرت سے آپ کی توجہ ماضی یا مستقبل کی طرف جا رہی ہے۔ دماغ اگر دن میں ہزاروں بار بھی ماضی یا مستقبل میں جانے کی کوشش کرے تو اس میں کوئی خرابی نہیں، بشرط یہ کہ آپ ہر بار اسے پکڑیں اور دیکھیں کہ دماغ کیا کر رہا ہے۔ دماغ کے مشاہدے کا طریقہ یہ ہے کہ خاموشی سے بس دیکھنا ہے کہ دماغ کر کیا رہا ہے، صرف تجزیہ کریں، اس پر کوئی اٹل رائے نہ بنائیں، کوئی نتیجہ نہ نکالیں، صرف مشاہدہ کریں، سوچوں کو دیکھیں، جذبات کو محسوس کریں، رد عمل کا مشاہدہ کریں۔ ان میں سے کسی بھی چیز کو ذاتی مسئلہ مت بنائیں، پرسنل ایشو نہیں بنانا۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ غیر جانبداری سے دماغ اور سوچوں کا مشاہدہ کرنے میں مہارت حاصل کرتے جائیں گے تب ایک ایسی طاقت کو اپنے اندر محسوس کریں گے جو ان زیر مشاہدہ چیزوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اور جس کا نام ہے سکوت، کامنس، سٹلنس۔ وہ حقیقی آپ جو دماغ نہیں بلکہ اس کا مالک ہے، اسی کا نام حالت حضوری ہے۔ جب کوئی شدید قسم کی صورتحال ابھرے تو اس وقت اور بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ لمحہ موجود میں حاضر رہیں، مکمل حضوری کی کیفیت میں وہاں موجود ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں آپ کے اس احساس ذات، اس سیلف امیج کو خطرہ ہے جو آپ کے دماغ نے آپ کے لیے تخلیق کیا ہوا ہے۔ ایسا کوئی چیلنج آئے جو آپ میں خوف پیدا کر رہا ہو، کوئی ایسی صورتحال ابھرے جس میں یہ تاثر ہو کہ سب غلط ہو رہا ہو، یا ماضی کا کوئی پیچیدہ جذبہ آپ میں ابھرے، ایسی کسی بھی صورت میں آپ کو زیادہ چوکس، لمحہ موجود میں زیادہ شدت کے ساتھ موجود رہنا ہے، کیونکہ یہی وہ صورتیں ہیں جب آپ شعور سے لاشعور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسی حالتوں میں لاشعور ہو جانے کی طرف آپ کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان حالتوں میں رد عمل یا جذبات آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ آپ خود وہی رد عمل یا جذبہ بن جاتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق آپ ایکٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ دلائل لاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ نہیں ہیں، یہ لاشعوری آئیڈینٹیفیکیشن ہے جو کچھ چیزوں کے حوالے سے آپ کے دماغ نے گھڑ رکھی ہے۔ یہ صرف رد عمل کے پیٹرن ہیں جو آپ کے عادتی دماغ نے تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ دماغ کے تخلیق کردہ یہ پیٹرن اس کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ اس کی شناخت انہی سے جڑی ہے۔ مثال کے طور پر ایک محفل میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں فرض کریں کوئی یہ بات کر دیتا ہے کہ آپ کو سیاست کا علم بالکل نہیں ہے، سیاست کا آپ کا علم صفر ہے، جبکہ آپ کی انا نے یہ مانا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کی سیاسی بصیرت بلا کی ہے۔ اب جیسے ہی ایسا فکر آئے گا تو عادتی دماغ سروائیول موڈ میں آ جائے گا، اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ لیکن سوچیں کہ کسی کا آپ کو ماہر سیاسیات نہ ماننا، آپ کی ہستی، آپ کی بینگ کا کوئی مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیونکہ ہمارے ذہن خود کو کچھ تصورات کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، اس لیے ہم ہر معمولی سی چیز پر بھی بھاری بھرکم ریئیکشن دے دیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی ایسی صورت پیدا ہو، آپ دماغ کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیں کہ کیسے وہ اس صورتحال کو لے رہا ہے اور کیسے اس پر رد عمل دے رہا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو ہی آپ دماغ کا مشاہدہ کرنے میں لگ جاتے ہیں تو مائنڈ کی آئیڈینٹیفائڈ حالت کو ملنے والی توانائی کم ہو جاتی ہے۔ جب انسان خود کو خود کا دماغ سمجھ لیتا ہے تو وہ زیادہ ٹائم تخلیق کرتا ہے، یعنی زیادہ ماضی، زیادہ مستقبل۔ مگر جب آپ دماغ کا مشاہدہ کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ جو ٹائم کو بیٹھا تخلیق کر رہا ہے، تو آپ موجودہ لمحے میں آ جاتے ہیں جہاں سے آپ دماغ کی یہ ساری کارروائی دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کی پوری انرجی دماغ یا ایگو نہیں خرچ کر رہی ہوتی، بلکہ آپ وہاں سے کچھ انرجی بچا رہے ہیں۔ جو انرجی آپ دماغ سے بچا لیتے ہیں وہ حضوری، پریزنس میں ڈھل جاتی ہے۔ جب آپ میں ایک بار یہ احساس بیدار ہو گیا کہ لمحہ موجود کی مسرت کے مقابلے میں ذہن کا تخلیق کردہ ٹائم یعنی ماضی اور مستقبل کوئی وقت نہیں رکھتے، تو اسی وقت ہی حقیقتاً آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لمحہ موجود کی طاقت کیا ہے۔ تب آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے تخلیق شدہ ٹائم سے دستکش ہونا۔ پھر آپ ماضی یا مستقبل کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی عملی تقاضوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، جبکہ اپنی بھرپور توجہ آپ دیتے ہیں لمحہ موجود کو۔
यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लम्हा मौजूद में हजूरी की हालत कोई क़नूदगी की हालत नहीं होती, बल्कि इंतहाई बेदारी और होशियारी की हालत होती है, और इससे आपके क्लॉक टाइम को इस्तेमाल में लाने की सलाहियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जब भी ज़रूरत हो अमली ज़िंदगी के तकाज़ों के लिए आप माजी और मुस्तक़बिल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अमल से दिमाग को इस्तेमाल करने की आपकी सलाहियत पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हकीकत तो इसके बिल्कुल बरक्स है कि आपकी दिमागी सलाहियत बढ़ेगी, क्योंकि इस हालत में जब आप दिमाग को इस्तेमाल करेंगे ये ज़्यादा तेज़, ज़्यादा फोकस्ड होगा। वक्त यानी माजी और मुस्तक़बिल को ज़िंदगी के अमली पहलुओं के लिए इस्तेमाल करना सीखें, उसके जाल में फंस कर न जिए। दिमाग के तख्लीक करदा वक्त को हम क्लॉक टाइम का नाम दे सकते हैं, मगर जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो फ़ौरन लम्हे मौजूद की तरफ पलट आएँ। ऐसा करने से ये होगा कि आप नफ्सियाती टाइम को ज़ख़ीरा नहीं करेंगे। नफ्सियाती टाइम को जो माजी से आइडेंटिफाई करता है और मुस्तक़बिल की जबरी प्रोजेक्शन का नाम है। क्लॉक टाइम सिर्फ अपॉइंटमेंट्स और किसी तफरीही दौरे की मनसूबाबंदी का नाम नहीं है, इसमें माजी से सीखना भी शामिल है, ताकि हम एक गलती को बार बार ना दोहराते रहें। ज़िंदगी के मकासद तय करना और उनके लिए कोशिश करना, इंसान के इज्तमाई माजी से हासिल शुदा इल्म, पैटर्न्स और तबई रियाजियाती कवानीन को इस्तेमाल करते हुए मुस्तक़बिल की पेश बीनी करना और इस पेश बीनी की बुनियाद पर कदम उठाना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। मगर यहाँ भी यानी अमली ज़िंदगी के दायरे में भी यहाँ माजी और मुस्तक़बिल के हवाले के बिना ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। मौजूदा लम्हा अहम तरीन फैक्टर के तौर पर रहता है। माजी से सीखा गया कोई भी सबक जिसकी ज़रूरत पड़ जाए वो लम्हा मौजूद में ही लागू हो सकता है। किसी गोल को पाने के लिए मंसूबे बनाने हों, चाहे लाहे अमल तैयार करना हो, ये सब होता लम्हा मौजूद में ही है। इनलाइटेंड यानी बेदार इंसान की तवज्जो का बुनियादी मरकज़ हमेशा लम्हे मौजूद होता है, मगर इसके बावजूद वो क्लॉक टाइम से आगाह होता है और उसे भरपूर तौर पर इस्तेमाल करना जानता है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जा सकता है कि वो क्लॉक टाइम को तो इस्तेमाल करते हैं, मगर उस क्लॉक टाइम को नफ्सियाती टाइम में ढालकर ज़ख़ीरा नहीं करते, पेन बॉडी नहीं बना लेते। जब आप क्लॉक टाइम को इस्तेमाल करें तो होशियार रहें कि कहीं कम फहमी में क्लॉक टाइम को नफ्सियाती टाइम में मुंतकिल ना कर बैठें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने माजी में कोई गलती की और उससे सबक मौजूदा लम्हे में सीख रहे हैं तो आप क्लॉक टाइम को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर दिमागी तौर पर इस पर गौर करके खुद पर तनकीद कर रहे हैं, पछता रहे हैं, गिल्ट में आ रहे हैं या एहसास गुनाह का शिकार हैं, तो फिर आप गलती करके उसे मी और माइंड में ढाल रहे हैं, यानी उसे नफ्सियाती टाइम के ज़ख़ीरे में ऐड कर रहे हैं। अब आपने क्लॉक टाइम को अपने एहसास ज़ात का हिस्सा बना लिया है। अब यह नफ्सियाती टाइम बन गया है जो हमेशा झूठे एहसास से शनाख्त से जुड़ा होता है। अगर आप अपनी और दूसरों की गलतियों को माफ़ करते हुए आगे नहीं बढ़ पा रहे तो इसका एक ही मतलब है कि आपने नफ्सियाती टाइम को तख्लीक कर लिया है और इसके बोझ में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। कोई गोल बनाना, उसे हासिल करने की कोशिश करना, क्लॉक टाइम को इस्तेमाल करना है। यानी अब आप जानते हैं कि आपने क्या करना है, कहाँ जाना है, मगर इसके साथ साथ आप इस मंजिल की तरफ जाने वाले हर कदम से भी आगाह रहें। मंसूबे से मंजिल के दरमियान जो भी लम्हात आएँ उनसे लुत्फ लेना भी आप जानते हो, लेकिन अगर आपकी खुशी, फुलफिलमेंट और ज़्यादा कामिल होने का एहसास सिर्फ मंजिल से जुड़ गया है और रास्ते के तमाम कदम और लम्हे मुकम्मल तौर पर आप स्किप कर गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप क्लॉक टाइम की दलदल में फंस गए हैं और नफ्सियाती टाइम का आपका ज़ख़ीरा बढ़ रहा है। अगर आपका लम्हा मौजूद कुछ भी नहीं बल्कि मुस्तक़बिल की किसी हालत के लिए बस एक संगे मील है जिसकी अपनी कोई कदर, कोई वैल्यू नहीं है, तो अब क्लॉक टाइम साइकोलॉजिकल टाइम बन गया है। अब आपकी ज़िंदगी का सफ़र एडवेंचर नहीं रहा, कहीं पहुंचने की शदीद ज़रूरत बन गया है, कुछ हासिल करने का जुनून बन गया है। रास्ते के दोनों तरफ मौजूद फूलों को अब आप नहीं देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, ना आप ज़िंदगी के मौजे से ठाठे मारते हुस्न को देख सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द बिखरा हुआ है। ये नज़ारे, ये लज्जतें बस उन्हीं के लिए हैं कि जो लम्हे मौजूद को मुकम्मल तौर पर जीते हैं।